नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, कंठ क्या होता है। सभी के विषय में बिल्कुल विस्तार से और बारीकी से समझेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए या मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए जानते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। इससे पहले कि मैं वीडियो को प्रारंभ करूं, आइए जान लेते हैं कि कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, नासिका क्या होता है, होष्ठ क्या होता है, दंत क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यह चित्र नज़र आ रहा होगा। जो कंठ होता है वो बिल्कुल देखिए, जो ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं, वो यहीं से प्रारंभ होता है और यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे ध्वनि का कोई काम ही नहीं है लगभग, मान लीजिए तो ठीक है। तो जो कंठ होता है वो ये भाग होता है, जो उठा हुआ भाग है, वही कंठ कहलाता है। यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है, यहीं से कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये होता है कंठ, इसको कंठ बोला जाता है। उसके ऊपर आप लोग आएंगे, कंठ के ऊपर आप लोग आएंगे मुंह के तरफ, तो फिर मिलेगा आपको तालु। तालु मिलेगा, तालु। यह तालु होता है, यह मुलायम भाग होता है, ठीक है। उसके ऊपर आप लोग आएंगे मुंह के तरफ तो आपको मिलेगा मूर्धा। जो मूर्धा होता है वो दांत के ऊपर होता है और तालु के मतलब दांत और तालु के बीच का होता है, ठीक है। उसको आप लोग स्पर्श करेंगे हाथ से तो देखेंगे कि बहुत ही कठोर भाग होता है। जो मूर्धा होता है बहुत ही कठोर भाग होता है, दांत के ऊपर वाला। उसके आगे आप लोग आएंगे तो नासिका है, नाक के नीचे जो होता है वो नासिका होता है, ठीक है। उसके आगे आप लोग आएंगे तो दंत ओठ, बच्चा भी जानता है इसके बारे में, ठीक है। तो जान गए आप लोग मूर्धा क्या होता है, तालु क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज़ है जो शरीर से, पेट से बाहर निकल रही है मुंह के तरफ, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कंठ मिलेगा। उसके पश्चात क्या मिलेगा, तालु मिलेगा, फिर मूर्धा मिलेगा, फिर नासिका, फिर दंत, फिर ओठ। आया समझ में। अब आइए, यहाँ पर कुछ व्यंजन लिखे गए हैं और यहाँ पर हमने स्वर को लिखा है। तो जान लेते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, किस स्थान से बोला जाता है। तो आइए जान लेते हैं अच्छे से और बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो ये पंक्ति है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये होता है क वर्ग। यह क वर्ग का पंक्ति है, यह च वर्ग का पंक्ति है, यह ट वर्ग का पंक्ति है, यह त वर्ग का पंक्ति है और यह प वर्ग का पंक्ति है। और क से लेकर म तक के जो व्यंजन है उसको हम पंक्तियों में बांटते हैं, वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति के पहले अक्षर के आधार पर इस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे इसका नाम क वर्ग है, इसका नाम च वर्ग है, क्योंकि इसके पंक्ति के पहले अक्षर क है तो क वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग। आया समझ में। तो उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पंक्ति है क वर्ग का, इसको आप लोग बोलेंगे तो कहाँ से आवाज़ निकलेगा, ज़रा बोल कर देखिए। क, क, ख, ग, घ, अंग। कहाँ से आवाज़ निकल रहा है, कंठ से, हाँ, कंठ से। तो यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया कंठ। यह कंठ हो गया, क्योंकि यह कंठ से आवाज़ आ रहा है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, क्योंकि यह कंठ से बोला जा रहा है। जो क वर्ग की माफ कीजिएगा, क वर्ग की सभी पंक्तियां जो हैं वो कंठ से बोला जा रहा है। बोल कर देखिए, क, ख, ग, यहाँ जोर जा रहा है। आया समझ में। तो यह हो गया कंठ, कंठ से बोला जा रहा है तो हो गया कंठ। अब इसको बोलिए आप लोग, च वर्ग की पंक्ति को बोलिए। च, छ, ज, झ। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, कहाँ जोर दिया जा रहा है, जी हाँ, तालु पर। यह बोलने के लिए हमारे तालु पर जोर जा रहा है, इसलिए यह हो गया तालव्य, तालव्य। यह हो गया तालव्य। अभी ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिखेंगे, कहाँ किस स्थान पर इसका उच्चारण होता है, इसको भी लिखा जाएगा। अभी रुके रहिए, इसको थोड़ा देर में जानेंगे,
ठीक है, तो यह हो गया तालव्य। अब आइए आगे ध्यान दीजिए, ये जो ट वर्ग की पंक्ति है इसको बोलिए आप लोग ट, ठ, ड, ढ। तो आप देखेंगे कि आपकी जो जिह्वा है वो मुड़कर कहाँ स्पर्श कर रही है? मूर्धा पर। कहाँ स्पर्श कर रही है? मूर्धा पर। ये जो स्थान है ये मूर्धा है, कठोर वाला भाग। आया समझ में? ट, ठ, हाँ, आपका जिह्वा जो है वो मुड़कर कहाँ स्पर्श कर रही है? मूर्धा पर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसलिए यह मूर्धन्य हो गया। यह हो गया मूर्धन्य। आया समझ में? अब आगे देखिए, ये जो त वर्ग की पंक्ति है इसको आप लोग बोलिए त, थ, द, ध, न। आया समझ में? त, दांत पर जोर दिया जा रहा है, दांत पर। त, थ, हमारा जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। त एक चोट कर रही है, दांत को हल्के से मारकर हट जा रही है। माफ कीजिएगा, त, थ, द स्पर्श कर रही है ना, तो इसलिए यह क्या हो गया? दंत्य। इसलिए उसको बोलते हैं दंत्य। यह हो गया दंत्य व्यंजन। समझ में आया? अब आगे देखिए, जो प, फ, ब, भ, म बोलिए आप लोग प, फ, ब, भ, म। कहाँ से बोला जा रहा है? कहाँ जोर दिया जा रहा है? होठों पर। तो इसलिए यह हो गया ओष्ठ्य। यह क्या हो गया? ओष्ठ्य। चूँकि यह पंक्ति एक ही पंक्ति था इसलिए इसको सभी को बोलने के लिए एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु यह अलग है। इसलिए सभी को बोलने के लिए हम अलग अलग जगहों का इस्तेमाल करेंगे। आया समझ में? इसको समझने के लिए तो आसान है। जो कंठ है वो क, ख, ग, घ अंग है, और यह मतलब कि एक ही पंक्ति के जो वर्ग हैं, एक ही पंक्ति के जो व्यंजन है उसको एक ही जगह से बोला जाता है, और यह जो है पंक्तियों में विभक्त नहीं किया गया है, इसको अलग से बोला जाता है। इसलिए सभी का उच्चारण अलग अलग जगहों से होगा। आइए जानते हैं कि कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे य कहाँ से उच्चारण हो रहा है? तालु से। य कंठ के ऊपर वहाँ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? तालव्य व्यंजन। र कहाँ से उच्चारण हो रहा है? मूर्धन्य। र कहाँ? मूर्धा, यानी कि हमारा जो जिह्वा है वो मुड़कर कहाँ स्पर्श कर रहा है? मूर्धा पर। इसलिए क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। ल दांतों पर स्पर्श कर रही है हमारी जिह्वा, दांतों को मार रही है, इसलिए क्या हो गया? दंत्य व्यंजन में आएगा। यह ल जो है वो दंत्य व्यंजन में आएगा। ये वह जो है वो दो जगह से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। दंतोष्ठ यह अलग से बताएंगे आपको, अभी रुके रहिए। जो श बोलिए श कहाँ जा रहा है? तालव्य। श आया समझ में? यह हो गया तालव्य में। श कहाँ जाएगा? मूर्धन्य। जीवा उल्टा हो रहा है। श आप लोग यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो आपके उच्चारण में दोष है। यह सही से बोलेंगे तो यह आपका जीवा हल्का सा मुड़ेगा और जाकर मूर्धा में स्पर्श करेगा। श आया समझ में? और जो स होता है स यह होता है दंत्य। यह स आगे मारेगा, दंत पर मारेगा, स्पर्श करेगा। ठीक है, तो यह हो गया दंत्य व्यंजन। ह कंठ पर जोर जा रहा है, कंठ से आवाज़ निकल रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? कंठ। आया समझ में? अब तो हमने क्या देखा? तो जो य स है, य और श, यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा तालव्य। यह य और श जो है वो हो जाएगा तालव्य व्यंजन में आएगा, तालव्य व्यंजन में। और जो र और श है यह आ रहा है मूर्धन्य व्यंजन में। र और माफ़ कीजिएगा, ये नहीं, ये श, ये आ रहा है मूर्धन्य व्यंजन में। देखिए इन तीनों को उच्चारण करने में हमारे अंदर बहुत ही गलतफहमियाँ होती हैं, जल्दी कोई सही से उच्चारण कर ही नहीं पाता।
आप सही से उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि यह तालु, इसको तालव्य स बोला जाता है, इसीलिए इसको तालव्य स भी बोला जाता है। और यह हो गया मूर्धन्य स, और यह हो गया दंत्य स, मतलब कि माफ कीजिएगा ल और श, ल और श ये कहाँ से बोला जाता है? दंत्य। ल और स ये क्या हो गया? ये दंत्य व्यंजन में आएगा, ये आएगा दंत्य व्यंजन में। और ह अभी हमने देखा, ये भी मत देख लीजिएगा कि दोनों आएगा कंठ्य व्यंजन में, नहीं, यह होता है दो जगह से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दंठोष्ठ। दंत से भी होता है और ओठ से भी होता है। व आप देखेंगे कि आपका जिह्वा जो है वो दांतों पर स्पर्श कर रहा है और होठ का भी काम हो रहा है, इसलिए इसको हम दंठोष्ठ व्यंजन बोलते हैं। यह होता है दंठोष्ठ व्यंजन, अभी आप आगे बताएंगे आपको। तो यह मत देखिएगा कि दोनों हो जाएगा कंठ्य व्यंजन, नहीं, केवल ह जो है वही हो जाएगा कंठ्य व्यंजन, जो ह है वही हो जाएगा कंठ्य व्यंजन। आया समझ में? और जो व है वो होता है दंठोष्ठ, यहाँ लिख दें हम, जो दंठोष्ठ व्यंजन होता है वह होता है वह होता है दंठोष्ठ व्यंजन, क्योंकि इसको दो जगहों से हम उच्चारण करते हैं, दो जगहों पर जोर जाता है इसको बोलते समय। जैसे व आपका जिह्वा जो है हल्का सा दंत को स्पर्श करेगा और आपका होठ जो है कि इसको बोलते वक्त कार्य करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं दंठोष्ठ। आया समझ में? तो यह खत्म हो गया। अब छ, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यह जो होता है चार, यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है, क्योंकि यह दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना होता है। तो इनको आप अलग करेंगे तो जो दो भिन्न, इनको भी दो स्थानों से बोला जाता है, क्योंकि यह दो व्यंजनों का मेल है, इसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं, इसलिए इनको भी हम दो स्थानों से बोलेंगे। ठीक है, तो जो छ होता है वो आधा क और धन श, आधा क और श से मिलकर बना होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? क क्या हो गया? कंठ्य व्यंजन होता है, और श क्या होता है? वो मूर्धन्य व्यंजन होता है, इसलिए उसको ये कहाँ से आ जाएगा? मूर्धा और श कहाँ? मूर्धा तो हो गया, और क कहाँ? कंठ, यानी कि कंठ और मूर्धा से यह बोला जाता है छ छ छ। आया समझ में? जो त्र होता है, त्र वो त, आधा त और र के मेल से बना होता है। इस त का उच्चारण क्या है? दंत्य। त का उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान दंत्य है, तो यह क्या हो गया? दंत और धन। र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य और मूर्धा। त्र का बोलने के लिए हम दंत और मूर्धा दोनों का इस्तेमाल करेंगे। जो ज्ञ होता है वो किस से मिलकर बना होता है? ज और ञ से मिलकर बना होता है, ज और ञ से मिलकर ज्ञ बनता है। तो ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, यानी तालु। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और ञ का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है। इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है, इसलिए इसको तालु से उच्चारण किया जाएगा इसको। ठीक है, जो श्र होता है, श्र यह भी दो व्यंजनों के मेल से बना होता है। कौन कौन से व्यंजन? श, आधा श और र के मेल से बना होता है। तो श कहाँ से उच्चारण होता है? तालव्य से, यानी कि तालु से। यह हो गया तालु और धन। र कहाँ से? मूर्धन्य, र मूर्धा। आया समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि स्वर कौन कौन से कहाँ से उच्चारण होता है। ठीक है, थोड़ा इसको कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अ बोलिए आप। अ कहाँ जोर जा रहा है? अ कंठ पर। आ कहाँ जोर जा रहा है? कंठ पर। दो ई ऊपर आ जा रहा है। आ यहाँ कंठ पर। तो कंठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंक और ह है। और क्या हो जाएगा? अ और आ भी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? कंठ्य। ई बोलिए। नहीं, कंठ नहीं आ रहा है। ई कंठ नहीं आ रहा है। ई कहाँ हो जाएगा? ई तालु से बोला जा रहा है। ई तो यह क्या हो गया? तालव्य। ई यह क्या हो गया? तालव्य व्यंजन, यानी कि ई और ई, यह क्या हो गया? तालव्य। आया समझ में? अब ऊ
होठ, होठ कार्य कर रहा है, ऊ ऊ, तो यह क्या हो जाएगा, होष्ट हो जाएगा, ऊ ऊ, यह क्या हो गया, ओष्ठी व्यंजन हो गया। आया समझ में। अब देखिए री री री, क्या हो रहा है, मूर्धा पर जोर जा रहा है, मूर्धा को स्पर्श कर रहा है हमारे जीवा, री री। आया समझ में। तो यह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। री जो हो जाएगा वो मूर्धन्य व्यंजन में आ जाएगा। ठीक है, री आ जाएगा मूर्धन्य व्यंजन में। अब देखिए जो ए और ओ अ है, ए और ओ अ, ये क्या होता है, ये दो स्वरों के मेल से बनता है, इसलिए ना इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, इसलिए इसको दो जगहों से उच्चारण करेंगे। अभी आगे इसके बारे में जानेंगे। ए ओ औ जो है वो दो स्वरों के मेल से बना होता है, इसलिए इसको दो जगहों से उच्चारण करेंगे। आगे बताएंगे अ अह अ अह अ अह 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 अह, बोलिए आप, कहाँ जा रहा है जोर, कंठ पर, कंठ पर, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कंठ व्यंजन हो जाएगा। अहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा इसको विसर्ग बोला जाता है, क्योंकि यह स्वर में, माफ कीजिएगा, स्वर में नहीं आता, स्वर नहीं होता, यह विसर्ग होता है, इसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग, डबल बिंदी, यानी कि डबल बिंदी, यह होता है विसर्ग। तो अहाँ क्या हो गया, अहाँ विसर्ग में आ गया। अब देखेंगे ए ओ और अंग, ये कहाँ से उच्चारण होता है। ठीक है, तो दंतोष्ठ हो गया वह। अब ए कौन कौन से वर्ण से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से स्वर से मिलकर बने होते हैं। ए जो ए होता है वह कौन कौन से स्वर से मिलकर बना होता है, अ और ई, अ और ई के मिल से कौन क्या बनता है, ए बनता है। इसलिए अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। अर्थात जो ए है वो दोनों कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ तालव्य। तो इसलिए हो जाएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कौन कौन से वर्ण हो गए हैं, ए और ए और ए क्या हो गए हैं, कंठ तालव्य, क्योंकि इनको बोलने के लिए दो जगहों से बोला जाएगा, दो जगहों से उच्चारण किया जाएगा, क्योंकि यह दो वर्णों के, दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। यह क्या हो गया, कंठ, अ और ई के मिल से बने होते हैं, ई ए, अ और ई के मिलन से ए बनते हैं। इसलिए अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, इसलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ऐसा समझ में। अब देखिए ओ औ, अच्छा ये किससे मिल के बने होते हैं, जो ओ होता है वो कौन से स्वरों के मेल से बना होता है, अ धन उ, अ धन उ के मिलन से ओ बनता है। संधि में पढ़े होंगे, आता है ये, अभी पढ़ाएंगे हम। तो जो ओ होता है वो अ और उ के मिलन से बनता है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, क वर्ग में आता है कंठ। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कौन कौन से हुआ, कौन कौन सा हुआ, ओ और औ। ओ और औ क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया, क्योंकि यह दो वर्णों के मेल से बना होता है, अ और उ। अ का उच्चारण कंठ और उ का उच्चारण ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हो गया ओ और औ। ऐसा समझ में। ओ और अ हो गया कंठोष्ठ, और ए कंठ तालव्य हो गया। अह हो गया, कहाँ जोर जा रहा है, नासिका पर जोर जा रहा है। तो देखिए नासिक्य व्यंजन यहाँ लिख दे रहे हैं, नासिक्य, नासिक्य, इसको हम अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक भी कहा जाता है इसको। कौन कौन से व्यंजन हो गए, पहले तो आप ये देख लीजिए, अंग, य, अड़, न और म, इन सभी का उच्चारण नासिका द्वारा होता है। यदि आप अपनी नाक को बंद कर लेंगे तो इसको बोल ही नहीं पाएंगे। तो नासिक के व्यंजन कौन कौन से हो गए, अंग, य, अड़, न और म। अंग, य, अड़, न, म और अंग, अंग,
ये सब क्या हो गया, ये सब नासिक के वर्णों में आता है, यह नासिक के व्यंजनों में आता है ये सब। और वर्ण कौन सा नासिक वर्ण है, ये आया समझ में। तो या तो आप इनको बोल कर समझ जाइए, या तो आप व्यंजनों को या स्वरों को बोल कर समझ जाइए कि कहाँ से बोला जा रहा है, कहाँ से बोला जा रहा है। अथवा आप ये समझ लीजिए कि कंठ जो होता है वो क वर्ग की पंक्तियों को बोला जाता है, और ह आ विसर्ग ये होता है कंठ। तालव्य जो होता है वो च वर्ग की पंक्ति, और य श ई जो होता है वो तालव्य में आते हैं। और मूर्धन्य जो होता है वो ट ठ ड ढ र श री ये होता है मूर्धन्य, क्योंकि इनको बोलने पर हमारी जो जिह्वा है वो मुड़कर हमारे मूर्धा को स्पर्श करती है, ऊपर जो ऊपरी भाग कठोर भाग होता है उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य। और दंत क्या होता है, त थ द ध न और ल स, यह क्या हो गया, दंत हो गया, क्योंकि इनको बोलने पर हमारी जो जिह्वा है वो हमारे दांत को चोट कर रही है, दांत को स्पर्श कर रही है, हल्का सा स्पर्श कर रही है। तो यह क्या हो गया, दंतीय व्यंजन, दंतीय वर्णों में आते हैं, ये समझ में आया। और जो होष्ठ होता है वो प फ ब भ म, आया समझ में। ऊ यह हो गया होष्ठीय व्यंजन। और ये जो य र ल व श श स और ह हैं, इनको ऐसे देख लीजिए, य और श जो है उनके नीचे का तालव्य और मूर्धन्य, और यह हो गया दंतीय, तालव्य मूर्धन्य, और यह हो गया दंतीय, और ह जो हो गया वो कंठ हो गया, और वह जो होता है वो दंठोष्ठ होता है, क्योंकि इनको बोलने के लिए हम दो जगहों का इस्तेमाल करते हैं, दो जैसे बोलेंगे व, तो यहाँ पर दांतों का भी काम हो रहा है और होठ का भी काम हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है दंठोष्ठ, दंतोष्ठ। आया समझ में। जो अनुनासिक होते हैं वो अंग या हर वर्ग की अंतिम पंक्ति, हर वर्ग की अंतिम जो पंक्ति है उसी को अंग या अड़ न और म जो है वो नासिक और अनुनासिक भी कहलाता है ये। और उसके अतिरिक्त जो है वो भी होता है नासिक या अनुनासिक। ऐसा समझ में, दंतोष्ठ हो गया वह। और ए ऐ ओ जो होता है, जाहिर सी बात है यह दो वर्णों के मेल से बना होता है, अतः इसको दो स्थानों से बोलेंगे, इसलिए ए को बोलते ए और एक किससे मिलन से बना होता है, ए ई और अ के मेल से बना होता है। जो ए होता है वो अ और ई के मिलन से बना होता है, इसलिए अ को हम बोलते हैं कंठ और ई को बोलते हैं तालव्य, इसलिए हो गया कंठ तालव्य। जो ओ होता है वो अ और उ के मिलन से बना होता है, इसलिए इसको अ क्या हो गया कंठ और उ क्या हो गया ओष्ठ, इसलिए कंठोष्ठ, दोनों मिलाकर कंठोष्ठ, ओ अ हो गया कंठोष्ठ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी जानकारी जो है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि कोई पूछे या कहीं परीक्षा में दिया जाए तो जल्दी से आप फटाफट लिख दीजिए, बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए वीडियो।